जय हिंद दोस्तों। आर्मी सिलेक्शन कैंपस पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है, जहां पर हम हर रोज टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज लेकर चले हुए हैं। और आज भी हम सामान्य ज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के वो क्वेश्चन जो सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आर्मी जीडी, क्लर्क और रिलेशन की भर्तियों में हर बार रिपीट होते हैं और बार बार आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो क्वेश्चन और उनके साथ जुड़े हुए हर एक फैक्ट को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आप आर्मी सिलेक्शन कैंपस सिर्फ और सिर्फ हमने आर्मी या फिर जो भी हमारे रक्षा बल है उनको टारगेट करके एक नई शुरुआत की है दोस्तों, जिसमें आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। जो आप वर्दी पहनना चाहते हैं उस वर्दी तक पहुंचने के लिए आर्मी सिलेक्शन कैंपस यूट्यूब चैनल आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो आप हमेशा आर्मी सिलेक्शन कैंपस यूट्यूब से जुड़ें। यही आर्मी सिलेक्शन कैंपस एक दिन आपको आपके आर्मी कैंपस में पहुंचाएगा जहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी। चलिए, आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं अपने सामान्य ज्ञान के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहले शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल क्योट की कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। यानी आपके हौसले अगर बुलंद है तो आप बंजर ज़मीन से भी पानी निकाल सकते हैं दोस्तों, और उसी बंजर ज़मीन पर आप लोग फसल को भी लहरा सकते हैं। तो आप अपना जज्बा रखिए, आपके जज्बे को हम सलाम करेंगे। और याद रखिएगा, आर्मी सिलेक्शन कैंपस आपको हर मोड़ पे आपके साथ है, हर जगह आपको मदद करेगा। बस आपको एक पॉजिटिविटी रखनी है कि इस बार हमारा सिलेक्शन होगा। और अब जो मैं तैयारी कर रहा हूँ ये मेरी आखिरी बार तैयारी है। अब इस एग्ज़ाम के बाद मैं सीधा वर्दी को ही पहनकर देश की सेवा करूंगा। तो जज्बा रखिए, मुश्किलों का हल भी निकलेगा, ज़मीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहाँ से जल भी निकलेगा दोस्तों। तो आपकी जो लक्ष्य है उससे कुछ बड़ा नहीं होता। तो बस आप उम्मीद रखिए कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा। चलिए शुरुआत करते हैं सिलेक्शन वाले उस क्वेश्चनों की जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संसद होती है पार्लियामेंट, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, तो संयुक्त होता है जॉइंट। तो याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वो है रामनाथ कोविंद। कौन है, तो वो हैं रामनाथ कोविंद। आप लोग जानते होंगे कि भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र सिंह मोदी, जिन्हें आप लोग दामोदर दास मोदी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जिन्हीं के द्वारा पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। आप लोग सभी जानते हैं, भली भांति इस बात से परिचित हैं कि एलबीडब्ल्यू, जब भी आप लोग क्रिकेट देखते हो और अभी हाल ही में आईपीएल भी शुरू होने वाले हैं, तो एलबीडब्ल्यू क्या होता है, लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लेग बिफोर विकेट। यानी विकेट से पहले जब लेग को बॉल टच कर जाता है तो उसे हम बोलते हैं एलबीडब्ल्यू। और फिर बॉलर के द्वारा और टीम के द्वारा अपील की जाती है कि आउट देट, और वही होता है आपका एलबीडब्ल्यू। तो याद रखिएगा, एलबीडब्ल्यू का संबंध है क्रिकेट से। किससे है, क्रिकेट से। वाइड का संबंध भी किससे है, क्रिकेट से। स्टंप का संबंध भी किससे है, क्रिकेट से है। तो ये आपको याद रखना है। रनआउट का संबंध भी क्रिकेट से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट का मतलब क्या होगा, कई बार वह आपको यूवी भी लिख कर देगा कि वायुमंडल की जो परत है उसके अंदर सूर्य से जो हमारी पराबैंगनी किरणें, हिंदी में बोलेंगे पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो वो परत है हमारी ओजोन परत। कौन सी परत है, ओजोन परत। और ओजोन परत को किसी तरह लिखते हैं आप, तो O3 से लिखा जाता है। तो साइंस का क्वेश्चन बनेगा, बताइए O3 क्या है, तो आप आंसर करेंगे वायुमंडल की वो परत जिसे हम ओजोन बोलते हैं, और वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें या हानिकारक किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती हैं, वो है ओजोन परत, जिसे O3 से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है।
अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, दरगाह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये पड़ती है अजमेर में। स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल है पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पे है? अमृतसर में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए भारत का ताजमहल कहाँ पे है, तो वो आगरा में है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में। अगर आपसे पूछ लिया जाए इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, तो आंसर करिएगा हरियाणा के सोनीपत जिले में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हेमू का मकबरा कहाँ पर है, तो पानीपत के सोदापुर गांव में लगा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ अकबर को कहां पर दफनाया गया था, तो आंसर करेंगे सिकंदरिया में दफनाया गया था। और ये सिकंदरिया कहां पे है? यूपी में है। अगला है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सम्राट अशोक की अगर आप बात करें तो आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी अपने गुरु चाणक्य की मदद से। चाणक्य वही है जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी अपनी माता मूरा के नाम पर। और इसी मौर्य वंश में हुआ था अशोक नाम का एक महान सम्राट। और ये जो अशोक है इसी के द्वारा उड़ीसा में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। और इस कलिंग के युद्ध के अंदर जब लड़ाई हुई, इतना खून खराबा हुआ, इतनी सारी लाशें हुई वहां पे उसने देखी, इतना खून देखा इसने, तो इसका हृदय परिवर्तन हुआ, इसका दिल पिघल गया। और इसी अशोक ने फैसला लिया कि आज के बाद में ये ना तो युद्ध करेगा कभी और ना ही युद्ध को बढ़ावा देगा। और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और याद रखिएगा ये जो बौद्ध धर्म है इसी के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। तो सम्राट अशोक का संबंध अगर आपसे पूछ ले जाए किस वंश से है, तो आप आंसर करिएगा मौर्य वंश से है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त था। कलिंग का युद्ध, कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में पड़ता है। अशोक का नाम आया है तो याद रखिएगा इसी अशोक के द्वारा जो है क्या लिखवाए गए थे? शिलालेख लिखवाए गए थे सबसे पहली बार। शिलालेख क्या होते हैं? आपने देखा होगा पत्थर होते हैं और पत्थरों के ऊपर जो लिपि लिखी जाती है या जो बातें ज्ञान की लिखी जाती हैं वही शिलालेख होते हैं। और वो किसने लिखवाए थे? सम्राट अशोक ने लिखवाए थे। तो जवानों याद रखने आपको ये सारे के सारे बात, अशोक से संबंधित एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। अगला है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक है आरबीआई। कौन सा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। जो आपके पास नोट होते हैं गुलाबी गुलाबी नोट, और उन्हीं गुलाबी नोटों के ऊपर आप देखिएगा एक साइन होती है, एक सिग्नेचर होता है, और वह करता है आरबीआई का गवर्नर। और आपसे पूछा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के गवर्नर कौन है, आप आंसर करेंगे शक्तिकांत दास। कौन है वर्तमान में इस केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। सलारगंज म्यूजियम कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जो सलारगंज म्यूजियम है ये है हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद। इसी हैदराबाद में है चार मीनार। और इसी हैदराबाद को कहा जाता है निजामों का शहर। क्या कहा जाता है? निजामों का शहर। तो आपको याद रखना है कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है, या तो वो पूछेगा चार मीनार से तो वो भी हैदराबाद में, सलारगंज गेट या म्यूजियम वो भी हैदराबाद में, निजामों का शहर भी हमारा हैदराबाद। तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? तो अगर आप बात करें मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की, तो एक राज्य का मुखिया ही होता है मुख्यमंत्री। जो सभी मंत्रियों में मुख्य होगा वह मुख्यमंत्री कहलाएगा। और पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता। और याद रखिएगा ज्योति बसु जो है वो पश्चिम बंगाल की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही थी। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक वह मुख्यमंत्री के पद पर बना रहता है। संसार की यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। कौन सी है? नील नदी। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो है गंगा नदी। कौन सी
सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी भी कौन सी? तो वो भी गंगा नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी वो है यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। तो गंगा नदी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी, क्योंकि ये भारत की सबसे पवित्र नदी है वर्तमान में। पहले हुआ करती थी सरस्वती। संसार की सबसे लंबी नदी पूछिए तो नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? सेल्सियस को अपन लिखते हैं C से और फ़ारेनहाइट को लिखते हैं हम F से। तो याद रखिएगा, जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होगा तो वो कितने डिग्री पर होगा? वो होगा 40 डिग्री पर। तो याद रखिएगा 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान इक्वल होता है, बिल्कुल बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? देखिए, मिश्र धातु क्या होती है? जब दो धातुओं को आपस में मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, वो मिश्र धातु बन जाती है। और याद रखिएगा T+T=K, यानी तांबा और टीन को जब भी मिलाओगे तो आपको कांसा मिलेगा। क्या मिलेगा? कांसा मिलेगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है और हिस्ट्री में आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है, जहाँ से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है कि जब जब तांबे को टीन के साथ मिलाया जाएगा एक नई धातु बनेगी और वो होती है कांसा धातु। तो ये जो कांसा धातु है ये प्रयोग की गई थी किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि वो लोग कांस्य का प्रयोग किया करते थे। उस समय में भी लोगों को ये जानकारी हुआ करती थी कि कितना तांबा और कितना टीन मिलाया जाए कि एक नई धातु कांसा तैयार हो जाए। तो याद रखनी है कि बताइए कांसा धातु किस सभ्यता के द्वारा प्रयोग की गई थी? तो आप आंसर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा प्रयोग की गई थी आपकी सबसे पहले ये धातु। अगला है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है भाई। किससे है? क्रिकेट से। क्रिकेट आप लोग सभी देखते हो, बताने की जरूरत है नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष की अलग है, महिलाओं की अलग है। पुरुष की जो है उसके अंदर वर्तमान में जो कप्तान है वो कौन है? विराट कोहली है। उप कप्तान है वो रोहित शर्मा है। दोनों के दोनों बल्लेबाज हैं। पहले हुआ करते थे MS धोनी या महेंद्र सिंह धोनी, जिनका संबंध था झारखंड की राजधानी रांची से, वो संबंध रखा करते थे। उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उससे पहले आपने नाम सुना होगा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर के बारे में आप लोग जानते हो, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था किसने? भारत ने। किसकी कप्तानी में? तो वो जीता गया था कपिल सिंह। और इसी कपिल देव को क्या कहा जाता है? इसी को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, बताइए हरियाणा हरिकेन कपिल देव की कप्तानी में हमने कौन सा वर्ल्ड कप जीता था? तो वो था 1983 का वर्ल्ड कप। सारे के सारे दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, साथ के साथ आप नोट करिएगा। एक बार क्लास में देखिए, दूसरा PDF जाके रिवाइज करिए। एक भी क्वेश्चन आपका गलत एग्जाम में नहीं होगा, बस आप लोग पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? यानी LPG की फुल फॉर्म क्या होगी? तो LPG क्या होता है? LPG होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यानी कि जो गैस भरी जाएगी वो लिक्विड होगी, द्रव होगी। एक आपसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस पूछा जाता है और दूसरा आपसे CNG पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? CNG। CNG क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है आपकी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एक दो क्वेश्चन आपके बुक से भी पूछे जाते हैं, बताइए कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा एक न्यूज़पेपर निकाला जाता था जिसका नाम था कॉमनवेल। क्या नाम था? कॉमनवेल। बाण भट्ट ने लिखी थी हर्षचरित पुस्तक। अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी पाणिनि ने। कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आप बताएंगे हमें। कालिदास ने लिखी थी अर्थशास्त्र। चलिए, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो याद रखिएगा 1/3, क्योंकि हर 2 वर्ष के बाद में राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं, यानी 1/3, क्या बोलेंगे इसे?
1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते जाते हैं और राज्यसभा को ही कहा जाता है ये एक स्थायी सदन है। कौन सा सदन है? स्थायी सदन, यानी इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये हर 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। आप हमें कमेंट करके बताएंगे वर्तमान भारत में कौन उपराष्ट्रपति है? राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति के बारे में आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हो रही है, इसका कार्यकाल 4 वर्ष का। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और आपसे ये भी पूछा जाएगा बताइए इसके चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट? तो राष्ट्रपति के लिए आप कभी वोट नहीं करते। वोट कौन करते हैं? जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो वोट करते हैं। तो याद रखिएगा इसके चुनाव भी अप्रत्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। प्रधानमंत्री जब भी चुना जाएगा तो आप लोग वोट डाल कर आएंगे, जब भी सरपंच चुना जाएगा आप लोग वोट डालेंगे, जब भी मुख्यमंत्री चुना जाएगा आप लोग वोट डालेंगे, एमएलए बनेंगे तो आप वोट डालेंगे। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि चलो इस बार राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, आप चल के राष्ट्रपति का वोट डालते हैं? देखिए रट्टा नहीं मारना है, आपको चीजों को समझना है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका में 4 साल का होता है, लेकिन भारत में कितने साल का होता है? 5 साल का। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का 6 साल का होगा। कितना होगा? 6 साल का होगा, आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डाला होगा। कोई ऐसा महानुभाव है जिसने कभी ये कहा हो ना भाई मैं तो राष्ट्रपति का वोट डालने गया था? कोई है ऐसा? नहीं है ना। तो फिर आप क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा जो काली मिट्टी होती है जो कपास की फसल के लिए होती है उसे क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी कहा जाता है। और ये कौन सी होती है? काली मिट्टी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए काली मिट्टी जो है इसके अंदर कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है? तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है कपास। कौन सी होती है? कपास सबसे ज़्यादा होती है। और भारत के किस राज्य में कपास सबसे ज़्यादा होती है? तो वो होती है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? देखिए भाई लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो उसके अंदर होता है आपका लोहे ऑक्साइड, और इसी लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। रेगूर मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी। लेकिन जो लाल मिट्टी होती है उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है लोहे ऑक्साइड। क्या होता है? लोहे ऑक्साइड होता है, और उसी के कारण उसका रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल खेती की जाती है? तो याद रखिएगा भारत के 51% भाग पर खेती की जाती है। भारत का जो एरिया है उसके 51% भाग पर खेती होती है। चलिए भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है झूम खेती। झूम का मतलब क्या होगा? झूम लेना, यानी कि क्या होगा कि पूर्वोत्तर भाग कौन सा हुआ? अरुणाचल प्रदेश की जो साइड है हमारी वो होगी पूर्वोत्तर भाग। और पूर्वोत्तर भाग में जो जंगल है उनको पहले काटा जाता है, और उनको काटने के बाद में उन्हें जलाया जाता है, और जलाने के बाद में वो राख होती है उस राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है, और उसी में बीज बो दिए जाते हैं। और उसके अंदर वो बीज जब बड़े हो जाते हैं उनसे पौधे बनते हैं और फसल काट ली जाती है, और उसे काटना ही वही कहलाती है आपकी झूम खेती। कौन सी खेती? झूम खेती, जो पुराने समय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करती थी, तो ये थी झूम खेती। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा बताइए झूम खेती कैसे होती है? तो आप आंसर करिएगा कि झूम खेती के अंदर पहले पेड़ों की कटाई की जाती है, उनकी जो टहनियाँ होती है, जो पत्ते होते हैं, उन्हें जला दिया जाता है, और उन्हें जलाने के बाद में उसमें बीज बोए जाते हैं, और फिर वहाँ पे जब फसल तैयार हो जाती है तो उस फसल को निकाल लिया जाता है, और बाद में उस जगह को खाली कर दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। वो क्या कहलाएगी? झूम खेती कहलाएगी। तो मेरे जवानों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैंने आपको महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आज फिर कवर करवाए हैं। पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, बस आपका काम है रिवीजन करना। पीडीएफ के लिए आप मुझसे जुड़ेंगे आपके अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है आर्मी सिलेक्शन कैंपस।
यानी इस बार हमारा जो उद्देश्य है वो आपका सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा कि आपको उस कैंपस में भेजा जाए जिसमें जाने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात आप सपने देखते हो, सुबह 3 बजे उठकर आप दौड़ लगाने जाते हो, उसी आर्मी में आपका क्या हो, सिलेक्शन हो। यही हमारा उद्देश्य है। कुछ नहीं करना है, पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना, चीज़ों को बार बार पढ़ना, ताकि एग्ज़ाम में सीधे के सीधे देखने को मिले और आप यूँ चुटकी बजाकर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी सिलेक्शन कैंपस से जुड़ेंगे और साथ साथ टेलीग्राम पे जुड़ेंगे आर्मी सिलेक्शन कैंपस से। आपको जहाँ कहीं भी आर्मी सिलेक्शन कैंपस दिखे उसे आप लोग ज्वाइन करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये जो आपकी तैयारी है, अंतिम पड़ाव है, अंतिम तैयारी है, इस बार सिलेक्शन पार, हमारा यही दावा है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।